नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। आप लगातार विधानसभा चुनाव की जमीन से बहुत सारी खबरें देख रहे हैं बिहार में, और पिछले 7-8 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में चलने वाली सभी विधानसभा चुनाव के ग्राउंड पे पहुंचे, बात करें जनप्रतिनिधियों से, बात करें गाँव में आम आदमियों से कि उनका जो जीवन है वो कैसे चल रहा है। इस समय हम बिहार में हैं और आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो स्वयं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो IAS रहे हैं, भारत से बाहर वो 8 देशों में काम कर चुके हैं, 4 देशों में राजदूत के तौर पे काम कर चुके हैं और बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है उनके बारे में, तो स्वयं वो अपनी बातों को रखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मनोज भारती सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। तो सर, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि हमारे अंदर जिज्ञासा है आपको जानने की। हम स्वयं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। स्वयं आप आपका परिचय देश को दे, बिहार के लोगों को दे। बिहार के लोग तो स्वयं और देश के लोग आपको जान रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। उसके बाद हम प्रश्नों को रखेंगे सर। मेरा पुश्तैनी घर मधुबनी जिले में एक छोटे से गांव खिरहर में है। वहाँ पर मेरे दादाजी का एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। फूस की छत और कच्ची दीवार के घर थे। फॉर्चुनेटली मेरे पिताजी को पढ़ाई लिखाई में मन लगता था जी। उन्होंने 10वीं कक्षा स्कूल के विद्यालय से पास की, गांव के विद्यालय से पास की। फिर छात्रवृत्ति लेकर वो पटना आए और वहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जी। और बिहार सरकार में इंजीनियर बने। लेकिन उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को, मेरे छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दी। मैं नेतरहाट स्कूल में गया। 7 साल नेतरहाट पे रहने के बाद 5 साल में मैंने IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली गया MTech करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उस बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया था सिविल सर्विसेज में। 1988 में मैं भारतीय विदेश सेवा में आया और उस समय से 35 सालों की सर्विस में मैं 25 साल देश से बाहर रहा। 8 अलग अलग देशों में मैंने भारतीय एम्बेसीज में काम किया, जिसमें ईरान, हॉलैंड, टर्की, नेपाल, म्यांमार, बेलारूस, यूक्रेन और इंडोनेशिया है। उसके 4 देशों में मैं राजदूत के तौर पे भारत सरकार की सेवा में था। फरवरी 2023 में मैं सर्विस से रिटायर हुआ जी। और तब से मैं ग्रेटर नोएडा में रह रहा था। पॉलिटिक्स में आने का बहुत ज़्यादा कभी सोचा नहीं था। इच्छा तो बहुत थी। बिहार की हालत जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही थी उसको सुधारने की, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों का वर्चस्व रहा है जी। देश या राज्य के सीन पर, उनमें से किसी भी राजनीतिक दल में वो बात दिखाई नहीं दी जो राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए उपयुक्त हो जी। इसीलिए मैं राजनीतिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय था, पर जब प्रशांत किशोर जी की आवाज़ सुनी और उनकी बातों को सुना तो लगा कि जो ख्वाहिश जिंदगी भर से मन में थी बिहार को बदलने की जी। उसको मूर्त रूप देने वाला कोई अब सामने है, तो चलकर उसका साथ दिया जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाया जाए। इसी ख्वाहिश से इस पार्टी को ज्वाइन किया। आपने सुना कितनी सरलता के साथ एक ब्यूरोक्रेसी में सर आप काम कर चुके हैं। आप बड़ी सरलता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। आज के समय में बहुत लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी और सरकार, यही 2 मुख्य अंग हैं जो भारत को धीरे धीरे करके आगे ले चल रहे हैं। बिहार में इतना सारा क्राइम पिछले बहुत सारे लंबे समय में होता आया है और आज भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा सभी के लिए दृष्टांत है। आज बिहार जो है पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत आजाद होने के बाद सर बहुत सारे जो राज्य थे वो पिछड़े हुए थे, बीमारू राज्य थे, उन्होंने अपने आप को दुरुस्त किया है काम करके। ऐसा क्या कारण रह गया जो आप लोग भी बिहार से हैं, आप लोग जा करके देश में अपने भारत की छवि को रख रहे थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो बिहार क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, कि ये क्यों पीछे रह गया? नहीं, एक बात आम जनता भी जानती है, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ जी। अगर किसी समाज में
अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो अगर बिहार में ये स्थिति इतनी दयनीय और भयानक हो गई है, इसके लिए प्रथम रूप से यहाँ के राजनीतिक लीडरशिप जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी इसमें जिम्मेदार है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना काम सही से नहीं निभाया है। लेकिन जो राजनीतिक दल और उनके नेता थे, उन्होंने मनमानी करके ब्यूरोक्रेट्स की हालत बहुत ही दयनीय बना दी थी। जो डिसीजंस ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर गलत हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट ना करने की हिम्मत ब्यूरोक्रेसी के तरफ से खत्म हो गई थी, और राजनीतिक दलों ने और राजनीतिक नेताओं ने ब्यूरोक्रेसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बार वो स्लाइड अगर शुरू हुआ तो वो एक ऐसा डाउनवर्ड स्लिपरी स्लोप है कि फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। नामुमकिन है क्या ये? नहीं, ये नामुमकिन नहीं है अगर राजनीतिक बदलाव आ जाए, अगर राजनीतिक नेताओं में ये समझ हो जाए कि वो बिहार को मान लीजिए इस केस में सुधारना चाहते हैं, तब ये असंभव तो बिल्कुल ही नहीं है, नामुमकिन तो छोड़िए, असंभव भी नहीं है। इसका उदाहरण आपको मिलता है। बहुत सारे राज्य जो आज आगे दिखाई दे रहे हैं भारत में, जो बिहार के समकक्ष थे कुछ डिकेड्स पहले या उनसे नीचे थे, आज वो आगे हो गए हैं। उसमें आप देखेंगे कि उसका प्रमुख कारण था कि कोई न कोई राजनीतिक नेता उसने अपने ब्यूरोक्रेसी को सही ढंग से इस्तेमाल किया, और उन दोनों के समन्वय से नीतियां ऐसी बनाई गई जिससे कि राज्य का सब तरह से विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो गांव के लेवल पे हो, शहर के लेवल पे हो, हर जगह एक बार राजनीतिक लीडरशिप इस बात के लिए तय कर ले तो ब्यूरोक्रेसी को उसके साथ चलने में कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप बिहार की राजनीति से मनोज जी को सुन रहे हैं, मनोज कुमार भारती हैं, और जन सुराज के लिए प्रशांत किशोर जी ने इनको जब चुना था तो ये कहा था कि वो नेत्रहाट नहीं गए हैं, ये नेत्रहाट स्कूल गए हैं, और उनका शिक्षा को लेकर के हमेशा नेत्रहाट के बारे में बहुत सारा बड़ा बड़ा जिक्र मिलता है। IIT कानपुर आप गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम प्रशांत किशोर जो है वो IIT कानपुर नहीं गए हैं। एक बात बताइए कि जब बिहार के हम लोग गाँव में जाते हैं तो जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो कहते हैं कि जन सुराज मतलब प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर मतलब जन सुराज, उसमें और कोई पार्टी की जो छवि है, जो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो निकल करके सामने नहीं आ पाते हैं, और इसी वजह से कुछ लोग जो है वो असंतुष्ट हो रहे हैं। इसका क्या कारण है सर? नहीं, एक मैं आपके मार्फत लोगों से कहना चाहूंगा, इस बात को समझिए कि राजनीतिक दल जैसे बाकी होते हैं वैसे राजनीतिक दल जनसुराज नहीं है। जनसुराज की स्थापना एक अभियान से हुई थी, और उस अभियान के संचालक प्रशांत किशोर जी थे। वो लगभग 2.25 साल पहले की बात है। 2 अक्टूबर 2022 से जब इस अभियान की शुरुआत हुई तो उसमें प्रशांत किशोर जी अकेले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिहार में जनता को ये बताना शुरू किया कि जो बदहाल हालत बिहार की और बिहार में लोगों की है, उसके पीछे जितने जिम्मेदार राजनीतिक नेता और राजनीतिक दल हैं, उतने ही लगभग जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं। अगर लोग यहाँ समझ जाएं कि हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ और हमसे गलती हुई, तभी वो गलती को सुधारने के लिए अपने आप को बना पाएंगे, अपने को सक्षम करेंगे। तो जो अभियान था ये लोगों को जगाने का था कि आपके बदहाली का जो कारण है उसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। उस बदलाव के दौरान ही लोगों को ये समझ में आया कि अगर उन्हें
अभी तक के राजनीतिक दल, चाहे वो लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे नीतीश बाबू की पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर इन राजनीतिक दलों ने उन्हें लूटा है, उन्हें धोखा दिया है और अब वो उनके साथ नहीं जाना चाहते, तो क्या विकल्प है? वो किसके साथ जाए? जब ये सवाल उठा तभी इस पार्टी का निर्माण हुआ। इस पार्टी का निर्माण इसीलिए हुआ कि लोगों को एक विकल्प दिया जा सके। और ध्यान दें कि जब ये पार्टी बनी तो उस पार्टी के नाम पर जो सबसे ज्यादा चर्चित और वेल नोन चेहरा था वो था प्रशांत किशोर जी का। अब जब से पार्टी बनी है तब से अभी लगभग 9 महीने गुजरे हैं। इन 9 महीनों में पार्टी ने अपनी पहचान जिले और प्रखंड लेवल तक भी कर ली है। हमारे पास जमीन से जुड़े हुए हर लेवल पर, हर स्तर पर नेता हैं, लेकिन उनको समय चाहिए। प्रशांत जी को भी लोगों की आंखों में आने के लिए 2 साल लगे थे, तभी तो लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू किया 2022 के बाद। तो हमारे जो नए नए नेता हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी तो कुछ समय देना होगा आपको, जिससे कि आप नए नेताओं को समझ सकें, उनके कार्यकलापों को जान सकें, उनकी बातों को जान सकें। तो ये समय है 9 महीने में। मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोगों ने जाना है, मेरे साथ और भी जो अन्य लीडर्स हैं, नेता हैं जन स्वराज में, जो बाहर हर जगह जाकर लोगों के सामने खड़े होकर जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, वो सब धीरे धीरे जन स्वराज के स्थापित नेता गिने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लगातार सुन रहे हैं मनोज कुमार भारती जी को, और जन स्वराज को लीड करने के लिए जो जिम्मेदारी प्रशांत किशोर जी ने उनको दी है उसको लेकर के बहुत सहजता से, बहुत सरलता से ये लोगों के दिल में उतर रहे हैं, लोगों के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। सर एक बात बताइए कि आंदोलन की कोख से बिहार में बहुत सारी पार्टियां निकली हैं। आंदोलन की कोख से ही जनता दल का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर वो आरजेडी बनी, धीरे धीरे करके जेडीयू बनी, और बहुत छोटी छोटी पार्टियां जो है वो भी राज्य में हैं। जन स्वराज 2 अक्टूबर को बनी। महात्मा गांधी को पूरा विश्व जानता है। वो चंपारण 1917 में आए और राजकुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ से जाकर के उनको बुलाया गया। उसके बाद जो जमींदार यहाँ दुख भोग रहे थे, अंग्रेजों का दमन भोग रहे थे, नील की खेती कर रहे थे, उनको आजादी मिली। गांधी के विचारों को लेकर के बड़ा खुल करके प्रशांत किशोर जी हमेशा रखते रहे। उन्होंने बोला कि हमारा जो सत्याग्रह है वो जनता के लिए है, जनता का सुंदर राज्य बनाने के लिए है, इसीलिए हमारी पार्टी का नाम जन स्वराज है। हमारे साथ चैनल का नाम सत्याग्रह है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक लोगों का चेहरा या सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं वहां तक भी कैमरा लेकर के और अंतिम पावदान पे बैठे व्यक्ति से बातचीत करें कि वो संतुष्ट है या नहीं है सरकार की सेवाओं से। जब बिहार के गांव में गए तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा विश्वास है कि अगर जन स्वराज आ जाती है फील्ड में, वो उसको अगर सत्ता मिल जाती है तो वो फिर दमन करना शुरू नहीं कर देगी, क्योंकि ऐसा संसार में कोई हुआ नहीं कि जिसको प्रभुता पा करके मद और अहंकार और घमंड न हो जाए। तो इसके बारे में सर क्या राय है आपकी? मैं शुरू से शुरू करता हूँ जी। आपने कहा बिहार आंदोलनों का राज्य रहा है। ध्यान देने की बात है कि जब भी आंदोलन हुए उन्होंने सत्ता परिवर्तन की बात की, शासन बदल दें इसकी बात की। जन स्वराज ने कभी इस बात को न माना है न इसको फॉलो किया है। जन स्वराज एक रिवॉल्यूशन नहीं है, एक क्रांति नहीं है जी। ये एक अभियान है। कैसा अभियान? लोगों की विचारधारा को बदलने का अभियान। यहाँ बदलाव शासन का नहीं होने वाला है, यहाँ बदलाव लोगों की विचारधारा का होने वाला है। इसीलिए प्रशांत किशोर पिछले 3.25 साल से लोगों के बीच उस विचारधारा के बीज बोते जा रहे थे। लोगों को समझना होगा कि अगर उनको अपना भविष्य बदलना है, उन्हें अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, तो उन्हें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे वो राजनीतिक नेताओं और राजनीतिक दलों के द्वारा छले जाते रहे हैं।
इस ठगी को, इस धोखे को समझना होगा और इसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। जी। ये अभियान है, लोगों को जगाने का अभियान है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आप पर शासन करने आएंगे, ये हमारा कभी माने मतलब नहीं है। हमने लोगों से कहा आपको अपनी जिंदगी बदलना हो तो आपको इन राजनीतिक दलों से हटकर सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दलों से हटकर सोचने का मतलब है एक नया विकल्प पाना। नया विकल्प अगर जन सुराज है, तो अगर आपने जन सुराज को शासन में लाया, तो जिस दिन हम शासन में आएंगे उस दिन हमारे लिए जिम्मेदारी का समय होगा, कोई जश्न मनाने का समय नहीं होगा। जनता ने अपना काम किया और हमारे कंधों पर वो जिम्मेदारी डाली व्यवस्था परिवर्तन की, अब उनकी जिंदगी को बदलने की। अब जिस दिन हम गांव में गए और लोगों से बातचीत करते समय लोगों ने कहा साहब हम अपनी जमीन का दाखिल खारिज कराने सरकारी दफ्तर गए थे, बड़े आराम से काम हो गया, किसी ने एक पैसा नहीं लिया। हम अपने बेटे का एडमिशन कराने सरकारी स्कूल में गए थे, वहां पे हेडमास्टर और सब लोग बहुत अच्छे थे, इतना अच्छा स्कूल था, हमारे बेटे का एडमिशन बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई। जिस दिन गांव के लोगों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन हम जश्न मनाएंगे, ये सोचकर कि बिहार की व्यवस्था को बदलने के जिस रास्ते पर हमने कदम रखा था उसमें हम 2 स्टेप आगे चले आए हैं। ये है उस व्यवस्था परिवर्तन की सोच और ये है जन सुराज की अपनी सोच, जिसमें क्रांति नहीं है, लोगों के विचारों का बदलाव है। और जैसा आपने उसके बाद में कहा कि हम लोगों से कुछ और नहीं मांगते, हम लोगों से उनकी समझ को बदलने, उसके बारे में बात करने, उसके बारे में उनसे चर्चा करने की बात करते हैं। अगर बिहार में कुछ बदलना है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, वृद्धों के लिए सम्मानजनक पेंशन और महिलाओं के लिए रोजगार पाने की संभावना। अगर किसी भी महिला को कोई रोजगार अपने घर में करना है, गांव की महिलाओं को, तो उन्हें बैंकों से कैसे सस्ते दर पे ऋण मिले इसकी बातचीत करना। किसानों को जो नकदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मजदूरों की व्यवस्था कैसे करवाई जाए, कैसे उनको मदद की जाए, इसके बारे में सोचना। अगर हम समाज के इन सारे वर्गों का ध्यान रखने लगे तो सब कुछ बदल सकता है। और जो अंतिम बात है बदलाव में, वो ये है कि इन राजनीतिक दलों ने जो पिछले 35-40 सालों से हमारे ऊपर, बिहार के ऊपर शासन किया, वो सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता परेशान है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, समाज में कानून व्यवस्था की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। लेकिन सरकार या तो ये करना नहीं चाहती या करने में नाकामयाब रही है। अगर इसे बदलना है तो एक नई सोच के साथ आना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार के बेस पर चोट करे। और भ्रष्टाचार का बेस ये है कि हर चुनाव में हर उम्मीदवार करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है, और अगर वो जीतता है, विधायक बनता है, उसकी पार्टी अगर जीतती है, वो विधायक, उनमें से कुछ मंत्री बनते हैं, तो उस मंत्री और विधायक के मन में पहला ख्याल होता है कि वो जो करोड़ों रुपए लगाए हैं चुनाव जीतने में, उसकी उगाही कैसे की जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत विधायक और मंत्री के दिमाग से होती है, ये हर कोई जानता है, लेकिन कोई इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है। यही हमारी समाज की आयरनी है, क्योंकि उनको इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम से फायदा होता है, इसीलिए वो इसके खिलाफ क्यों आवाज उठाएं। जन सुराज ने ये कहा कि हम ऐसे काबिल उम्मीदवारों को सामने लाएंगे
जो अपनी काबिलियत और जनता में अपनी एक्सेप्टेंस के बेसिस पर हमारे उम्मीदवार बनेंगे। अगर उनकी काबिलियत केवल 5 लाख रुपए खर्च करने की है चुनाव में, तो वो उतना खर्च करें। उनको किसी को 50 लाख खर्च करने की काबिलियत है तो वो उतना खर्च करें। बाकी उनको चुनाव जिताने की जिम्मेवारी जनसुराज पार्टी लेती है, केवल एक आशा से, केवल एक उम्मीद से कि अगर हमारा विधायक जीता, हमारा उम्मीदवार जीतकर विधायक बना और अगर जनता के आशीर्वाद से जनसुराज की सरकार बनी, तो उनमें से कुछ विधायक मंत्री बनेंगे। हमारा मंत्री, हमारा विधायक दिल से ईमानदार रहे और उसके दिमाग से भ्रष्टाचार का कीड़ा शुरू नहीं हो। अगर ऐसा हो पाया तो विश्वास कीजिए 3 से 6 महीने के अंदर बिहार में भ्रष्टाचार का स्तर इतना कम हो जाएगा कि आम जनता को अपनी जिंदगी में इसका असर दिखाई देगा। भ्रष्टाचार के सर मुद्दे पे आकर के रुके हैं और रोज बिहार में व्यथित करने वाली घटनाएं होती हैं। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि पिछले 4-5 महीनों से लगातार हम बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। अभी होमगार्ड का फिजिकल था, उसमें एक लड़की, आपने सुना भी होगा कि हो गई थी और जो जिस एम्बुलेंस के द्वारा उसको ले जाया जा रहा था उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो और होने के बाद भी अधिक जगहों में तो ऐसा होता है कि लोग कैंडल मार्च निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति उस न्यूज को देख भी रहा है, दिन रात उसको शेयर भी कर रहा है, लेकिन जनता के ऊपर उसका जो मोरल प्रभाव पड़ना चाहिए वो क्यों नहीं पड़ रहा है। रोज लोग हिंसक घटनाएं देख करके और रात में आराम से सो रहे होते हैं। तो ये सारी घटनाएं बिहार को कितना पीछे ले जा रही है और इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, ये तो दिखा रहा है कि 35 सालों के मिस गवर्नेंस के कारण, अराजकता के कारण संवेदना बढ़ती जा रही है, लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। पहले तो राजनीतिक दलों की संवेदना खत्म हुई थी और चूंकि राजनीतिक दलों ने बार बार लोगों को धोखा दिया और लोगों को दबाया, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग भी संवेदना रहित हो चुके हैं। ये एक बहुत दुखद बात है और इसे संभालने के लिए एक उदाहरण, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल, सेट करने की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब हमारे ऊपर के नेता, आज अगर सब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसके पीछे स्वास्थ्य मंत्री का भी हाथ है, शिक्षा मंत्रालय में जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसके पीछे शिक्षा मंत्री तक का हाथ है, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिंचाई विभाग हो, लोक कल्याण विभाग हो, किसी भी विभाग को देख लीजिए, हर जगह जो भ्रष्टाचार के तार हैं वो मंत्री और विधायक से जुड़े हुए मिलते हैं। पूरी चेन जो है, पूरी चेन जुड़ी हुई दिखती है। तो अगर नीचे से बदलाव लाना है तो पहले ऊपर बदलाव होगा, तभी तो ये परकोलेट करेगा। जब तक लोगों को ये भरोसा ना हो जाए कि हमारा मंत्री, हमारा गृह मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा शिक्षा मंत्री, हमारा स्वास्थ्य मंत्री ईमानदार है और वो ईमानदारी से अपना काम करने के लिए कृत संकल्प है, तब तक नीचे लोगों को न तो इसका डर होगा, न ही इसके खिलाफ कोई आवाज उठ पाए। तो आप इसको बदलने के लिए पूरी चेन को बदलने की जरूरत है या जनसुराज के पास कुछ अलग फॉर्मूला है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम अभी पीछे कई संवादों में बोल रहे थे कि हम हीरा जैसा 4 लोग पटना महानगर के लिए भी चुन करके लाएंगे और उनके 243 जो उम्मीदवार होंगे वो आमतौर पर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ा है। तो नेताओं को लेकर के आपकी पार्टी का क्या पैमाना हो कि वो किस तरह के लोग होंगे? मैंने आपको बताया जी कि हम ऐसे काबिल उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो मन से शुद्ध हो और पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, समझदार हो। कोई जरूरी नहीं है कि केवल ग्रेजुएट आदमी ही समझदार हो। वही मोरल ऑफ द स्टोरी सर वही है कि वो क्या पैमाना होना चाहिए नेता का। वो तो आप किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में, किसी पान वाले के पास, किसी चाय वाले के पास खड़े हो जाइए और उनसे पूछिए भाई आपके यहाँ अच्छा आदमी कौन है, वो आपको बताएगा कि एक मास्टर जी हैं जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हर कोई उनसे खुश है, हर कोई जानता है कि वो एक अच्छे आदमी है। एक
वकील साहब हैं जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। कहीं आपको कहा जाएगा कि एक वो डाक खाने के जो मास्टर हैं कितने अच्छे आदमी हैं, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हर जगह आपको ऐसे आदमी मिलेंगे। जरूरी है कि उस आदमी को बढ़ावा देकर पॉलिटिकल लीडरशिप में आगे लाया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो प्रशांत जी ने कहा, एक तो हमें 243 सीटों पर ऐसे काबिल उम्मीदवार चाहिए। उसके अलावा अगले साल पंचायती राज का चुनाव है। हर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो जिला स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो या गांव के स्तर पे हो, अगर संभले हुए लोग, शुद्ध ईमानदार प्रकृति के लोग वहां पर आ जाएं जो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो, तो एक तो आपको नेता और विधायक, मंत्री और विधायक अच्छे मिल गए। उसके अलावा अलग अलग स्तरों पे अच्छे लोगों की जमाव शुरू हो गया। अगर ऐसा हो गया तो समझिए जब समाज में कितना बड़ा बदलाव होता है। सर, राजीव गांधी जी कहते थे कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो जमीन पे वो पहुंचते पहुंचते 19 पैसा बच जाता है। और पूछा गया इसके बारे में कि ये कैसे होता है, तो वो कहते हैं जब पैसा चलता है तो घिसता है। आप लोगों को लग रहा है कि जो आप नई व्यवस्था लेके आने वाले हैं वो कितनी कारगर होगी? और आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग अभी गए थे, यहाँ का जो पटना जंक्शन है वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो लोग यहाँ से अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं लेकिन छठ तक वापिस आएंगे और पीके आ रहे हैं, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ नई व्यवस्था करेंगे। तो अगर 10 में से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी अगर ये बात कह रहे हैं तो उस विश्वास पे जन स्वराज कितना खरा उतरने वाली है? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने खुले मंच से ये घोषणा की कि अगर जन स्वराज की सरकार आई तो इस छठ के बाद वो सारे युवा जो किसी मजबूरी में बिहार से बाहर 10-12 हजार के रोजी रोजगार की तलाश में जाते हैं, उन सब को यही बिहार में उनके घर के पास उस जिले में उनको रोजगार की व्यवस्था करवाई जाएगी। जब तक उनको रोजगार की व्यवस्था नहीं करवा दी जाए तब तक उनको वो भत्ता दिया जाएगा जिससे वो अपनी जिंदगी चला सकें। लेकिन 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इतने तरह के स्कीम जन स्वराज पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में निकालने वाले हैं, जिनसे आपको ये समझ में आ जाएगा कि युवाओं को रोजगार देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस छठ के बाद अगर जन स्वराज की सरकार आ जाती है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं सत्याग्रह पे, और ये कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। एक मुख्य प्रश्न है वो हम करेंगे सर से, और किस प्रकार से आने वाले समय में जन स्वराज कितनी अलग अलग सभाएं करने वाला है बिहार के अलग अलग जिलों में, उनको भी हम दिखाएंगे। हम ले चलेंगे गांव के अंतिम आदमियों के बीच में और आपको बताएंगे कि बिहार के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। तो आप बने रहे सत्याग्रह के साथ। सर, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 महीने के करीब और बच गया है। आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था विधानसभा के घेराव के लिए, और कुछ लोगों के ऊपर लाठी डंडे भी चले थे। प्रशांत किशोर जी वहां पे पहुंच गए थे, उसके बाद वो शांत हुआ और 2-3 उसी दिन, दूसरे दिन जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई थी उनके ऊपर। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जनता के लिए 1 नहीं, 10 नहीं, 100 एफआईआर हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप स्वयं ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सरकार और जनता के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, और आपको क्या लग रहा है कि आज वो है या नहीं है? जैसा मैंने कहा, मैं 8 अलग अलग देशों में 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल रहकर भारत सरकार की सेवा में था जी। मैंने 8 अलग अलग देशों में सिस्टम देखा है, गवर्नेंस का, गांव का, राजनीतिक सिस्टम देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखा है। हॉलैंड जैसे विकसित देश को छोड़ भी दें जी, आप चाहे ईरान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें जो आजकल युद्ध में है, मेरे समय में 2015 से 18 के बीच वहाँ पे बिल्कुल शांति थी और बहुत अच्छा समाज था। ये सारे के सारे देश विकास के मामले में भारत से बहुत नीचे हैं, लेकिन सामाजिक
समाज के मामले में, सामाजिक व्यवस्था के मामले में हमसे बहुत ज्यादा उन्नत है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जैसा आपने कहा, सरकार और समाज में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ये हमें वहां से सीखने की जरूरत है। सरकार को और सरकारी अफसरों को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि वो लोगों की, जनता की, समाज की भलाई के लिए, उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, कोई राजा नहीं है, वो उनके ऊपर शासन नहीं करने आए हैं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम बना है उसी के वो एक अंग हैं और उस हिसाब से वो समाज में काम करने आए हैं, उन पर राज करने नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है उस समाज का और इस समाज का। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है, वहां पर आम जनता इतनी प्रबुद्ध है कि उसे अपने अधिकारों की सीमा मालूम है। क्योंकि हर एक समाज में बहुत तरह के व्यक्ति होते हैं और हर नियम कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने कानूनों की, अपने अधिकारों की सीमा जाने। क्योंकि अगर उसने उस सीमा को लांघा तो दूसरे किसी के अधिकार को वो मार रहा है, उसका हनन कर रहा है। सभ्य समाज और असभ्य समाज में ये बहुत बड़ा अंतर है। सभ्य समाज में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की सीमा जानता है, उसे फॉलो करता है, तभी समाज का नियम कायम रहता है। आज बिहार में क्या हो रहा है? हर व्यक्ति अपने अधिकारों की न तो सीमा जानता है न उसकी परवाह करता है। तो जैसे ही आपने अपने अधिकारों की सीमा को लांघा, आप किसी न किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, किसी दूसरे के अधिकारों पर अपना पैर डाल रहे हैं। ये आज 35-40 सालों के कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के कारण इस हद तक खत्म हो चुका है कि आम आदमी ये नहीं समझता है कि सभ्य समाज की ये पहचान है कि हम अपने अधिकारों की सीमा में रहें। तो यहाँ दोनों तरफ मुश्किल आ गई है। सरकार को, सरकारी नेताओं को और अफसरों को लगता है जैसे ही उनको जनता ने चुना, वो जनता के ऊपर राज करने आए हैं। ये ऐसी मानसिकता है जिससे कोई समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरा, आम जनता को सीखना होगा कि हमें अपने अधिकारों की सीमा जाने और उसके अंदर रहे। कोई दूसरा हमारे अधिकार की सीमा में आए तो उस पर ऐसा विरोध करें कि वो फिर से इसकी जुर्रत ना करे और हम खुद किसी दूसरे के अधिकारों के में को लागे नहीं। ये बहुत जरूरी है। आप सुन रहे थे जन सुराज पार्टी के प्रेसिडेंट मनोज कुमार भारती जी को। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हम सत्याग्रह के साथ बिहार के गांव में चलेंगे, आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि बिहार के चुनाव में क्या हो रहा है। हमारी जिज्ञासा और आपकी उत्कंठा इस यात्रा को यूं ही जारी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।